हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में मारूफ एग्जाम ट्रैक। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक नया प्रश्न, नया सब्जेक्ट और नया क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है जिन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा सोशल साइंस सीटेट के एग्ज़ाम में, तो उनको सोशल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और जिन्होंने मैथ्स लिया होगा उनके लिए मैथ्स है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये 20 टफ क्वेश्चन होंगे, मीडियोकर टाइप होंगे। ज़्यादा इतना टफ भी नहीं होगा जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन होगा टफ। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब से शुरू हुआ था और पहले कहाँ हुआ था। देखिए, पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था करीब करीब 1960s में मैक्सिको में हुआ था, जो कि हम आज जानते हैं साउथ अमेरिका में। तो वहाँ से उसे लाया गया इंडिया की ओर 1965 से लेकर 1968 अप्रोक्सीमेटली, मुझे जितना पता है, तो तब लाया गया था। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त क्या किया था कि इंडिया में HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। HYV सीड्स का, ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ था। तो HYV सीड्स क्या है? हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं, हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं, उन्हीं के बारे में है। इनसे क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है पौधों का वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, इट्स एन काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं HYV सीड एक ऐसा काइंड ऑफ सीड है जिसमें जो हम कहते हैं कि हाइब्रिड सीड जो है उसे कहते हैं हम HYV सीड। हाइब्रिड मतलब कि दोनों के क्रॉस DNA या फिर DNA को थोड़ा सा बदल के जो सीड बनाया जाता है उसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो ये बेसिक था, इतना ही हमें जानना था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी irrigation and fertilizers, reduce agricultural land holding by consolidation, replace सीरियल क्रॉप्स विद कैश क्रॉप्स। ऐसा कुछ नहीं था, ये भी नहीं था रिड्यूस एग्रीकल्चर लैंड, क्यों रिड्यूस करेंगे हम एग्रीकल्चर लैंड को। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस कंट्री, ये भी नहीं था ये इंक्रीज फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन का कैपेसिटी है उसका जो मतलब कि खेती का जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाना है, क्वालिटी में इजाफा करना है, और क्या करना है, इरिगेशन सिस्टम को बेहतर करना है ताकि ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हो और प्रोडक्टिविटी में हमें लाभ हो। तो यही कारण था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द इक्वल बिफोर द लॉ। अब देखिए, आर्टिकल बहुत सारे हैं। तो आर्टिकल में आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर टू आर्टिकल 35 तक इसे हम कहते हैं पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे कहते हैं हम क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो इन्हीं में से हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इक्वल करता है बिफोर लॉ। ठीक है, सबको इक्वल समानता से देखता है लॉ के सामने, कानून के सामने। तो ऑब्वियसली इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14 व्हिच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एक आम नागरिक हो, या फिर गरीब से गरीब किसान हो। ठीक है, यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन आउट हियर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंडियन मानसून विंड इज। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो प्राइमरी कॉज क्या है इंडियन मानसून में? इंडियन जो मानसून होता है उसका प्राइमरी कॉज क्या है, यह हमें क्वेश्चन पूछा है। ओशन करंट, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ऑब्वियसली इसमें को देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि मानसून में बदलाव आता है,
या फिर मानसून होता है इंडिया में, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, ऑलराइट। नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्या है, द टर्म सुबुल्टन इन हिस्ट्री रेफर्स टू क्या है। अब बहुतों को प्रश्न आएगा कि ये नया वर्ड है, ये क्या है, तो सुबुल्टन का मतलब है सबोर्डिनेट, ठीक है, क्या है, सबोर्डिनेट, निचला, निचले, जो जैसे कि सुबुल्टनेट, दैट ही इज अ सुबुल्टनेट ऑफ माई, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दैट मैन इज सबोर्डिनेट ऑफ दैट पर्सन, ऑलराइट, मतलब कि ये इसके तहत, ये इसके अंडर में काम करता है, जैसे कि एक बड़ा अफसर है, जैसे समझ लीजिए एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ एसिस, तो उसका बाकी जितने भी उसके नीचे काम करते हैं वो कौन है, सुबुल्टन, ठीक है। इन हिस्ट्री इसे क्या कहते हैं, सबोर्डिनेट है सुबुल्टन का मतलब, आई होप यू गाइस रियली अंडरस्टैंड। तो इसे कहा जाता है मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप को हिस्ट्री में कहा जाता है सुबुल्टन, याद रखिएगा, निचले वर्ग के लोगों को कहा जाता था सुबुल्टन इन हिस्ट्री। यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली थोड़े निचले नीचे आते हैं, बाकी लोगों के बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस या फिर बाकी लोगों के अगेंस्ट में जो लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनको कहा जाता है हिस्ट्री में सुबुल्टन, ऑलराइट, सबऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल बाय राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट को, फंडामेंटल राइट को क्या किया था, एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंड किया गया था एक्ट ऑफ 2002 इंसर्ट आर्टिकल 21A दैट सेज दैट everyone is having the right to get education, all right, it's a mandatory right. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सर्टिफाइड ए बिल एज ए मनी बिल, कौन सर्टिफाइड करता है मनी बिल को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मैं आप लोगों को बता दूं, मनी बिल जितने भी हैं उन सबको सर्टिफाइड करते हैं स्पीकर, स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कौन सा मनी बिल है और कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अगर स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो मनी बिल है, नो वन कैन जस्ट ऑब्जेक्ट his objection, all right, so remember that one, स्पीकर के पास ये पावर होता है। अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट, अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है वो कहाँ पे आके मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग याद रखिएगा, देवप्रयाग में मिलते हैं, तो वहीं से हमें क्या मिलता है, गंगा मिलता है, ठीक है, गंगा फॉर्मिंग द रिवर गंगा, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। देखिए बाकी सब जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, अगर खत्म हो गया, अबांडमेंट, it is in abundant, all right, that is beneath the land or earth, if you consistently use that one, and it might really get vanished or perish one day for sure, but the solar energy is something that you can find everywhere, every time, every moment. If it is a day, you can have the solar energy, but if it is a night, it is gone. So that's the thing, अगर सुबह दोपहर तक आपको सोलर एनर्जी मिलते रहेगा, और सोलर एनर्जी एक ऐसा चीज है जो रिन्यूएबल है, ठीक है, इट इज इन अबंडेंट दैट कैन नॉट बी गेट एक्सटिंक्ट फॉरएवर, ऑलराइट, रिमेंबर दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए रायतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो उन्होंने जो किसी भी सर्विस की तैयारी करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। तो रायतवाड़ी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो टैक्स है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्टली दिया जाता है सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। तो इस चीज को किसने इंट्रोड्यूस किया है, थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था रायतवाड़ी सिस्टम को, याद रखिएगा। कहाँ पे थे, रायतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी, रायतवाड़ी जितने भी सिस्टम्स है वो ज्यादातर कहाँ पे होते थे, साउथ इंडिया में होते थे, और मोस्टली इन सम नॉर्थ ईस्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल इन असम आल्सो द रायतवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, ऑलराइट। किन्होंने लाया था ये, इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने, रिमेंबर दैट वन। पंचायत राज रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय, पंचायत राज रिकमेंडेशन जो है वो किन्होंने दिया था, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत राज रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है।
इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, अब इन्फ्लेशन जो है उसे मेजर किस चीज से किया जाता है? जीडीपी, सीपीआई, एचडीआई, जीएनपी, क्या होगा? ऑब्वियसली सीपीआई होता है। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर इन इन्फ्लेशन एट कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, रिमेंबर दिस, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑब्वियसली द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कॉल द 42nd अमेंडमेंट वाज बीन main source by which the fundamental duties are being added to our constitution, and it is borrowed from which country? Russia. All right, remember that one. कहाँ से लाया गया था? रशिया से। स्विस कैनाल कनेक्टेड, अब स्विस कैनाल जो है वो कौन से दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्विस कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी के तहत, रेड सी के साथ। ऑलराइट, रिमेंबर दिस वन, स्विस कैनाल लिंक मेडिटेरियन सी विद रेड सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कहा गया है? तो which one is considered as the east flowing peninsular river in India? All right, so Godavari is considered as a east flowing peninsular river. And Bay of Bengal, it flow to Bay of Bengal. Remember this one. Doctrine of lapse was introduced by Dalhousie. All right, so doctrine of lapse क्या है? Doctrine of lapse ये है जहाँ पे अगर किसी राजा या फिर रानी के अपने बच्चे नहीं हैं तो वो किसी भी गोद लिए हुए बच्चों को, एडॉप्टेड चिल्ड्रन को या फिर चाइल्ड को किंग नहीं बना सकते। अगर बना भी ले तो उनके पास वो अथॉरिटी नहीं होगा जो अथॉरिटी राजा और रानी के पास होता था। तो ये कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, implement the doctrine of lapse. Remember this one. All right, next question. Article related to Supreme Court is, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है? ऑब्वियसली आर्टिकल 124 is totally been dedicated or you can say related to the Supreme Court of India. Article deals with establishment of the Supreme Court. ये खुद एक आर्टिकल है जो खुद ही कहता है कि there should be a Supreme Court in the country. All right. Next question. Legislative power distribution is in, ठीक है, तो legislative power distribution is in क्या है? Obviously 7th schedule में है। ठीक है, legislative power के बारे में कहा गया है 7th schedule। ठीक है, तो 7th schedule में तीन चीजें हैं, concurrent list, state list and central list। तो central list में जो है वो कानून सिर्फ सेंट्रल ही बना सकता है, उसमें राज्यसभा राज्य जो है, स्टेट्स जो है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है, इसमें सेंट्रल कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जहां पे दोनों का सहमति से कानून बनाया जाता है। रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, तो कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कौन से लिस्ट में लिखा है? इट इज रिटन ऑन 7th शेड्यूल। ऑलराइट, 7th शेड्यूल में लिखा गया है। इतने ब्रॉडर में हम पढ़ेंगे नहीं because we are not just going to crack UPSC, but for now we are just focusing on CTET that is coming on 8th of Feb, so prepare for that one. All right. Not a feature of parliamentary system. इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? Collective responsibility, fusion of power, ceremonial head, strict separation of power. देखिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर इट्स ए नेगेटिव टर्म। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है इट्स ए नेगेटिव टर्म। पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रिजिड है बट फ्लेक्सिबल है। तो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड कहीं कहीं पे भी इतना मतलब कि मजबूत है कि उसे कहीं तोड़ नहीं सकते, और कहीं पे इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि कहीं पे भी अमेंडमेंट करके हम उसे बदल सकते हैं। सो टोटली स्ट्रिक्ट भी नहीं है और टोटली इलास्टिक भी नहीं है। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस वन। सनराइज इंडस्ट्री मींस, अब यूनिकॉर्न इंडस्ट्री हमने पता है, सनराइज इंडस्ट्री क्या है? तो सनराइज इंडस्ट्री हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। सनराइज का मतलब ही क्या है? सूर्य उदय हो रहा है, हम कहते हैं हिंदी में। तो सूर्य उदय का मतलब क्या है? कि दुनिया उजालित हो रही है। ठीक है,
दुनिया उजालित हुए, the world is getting light because of the sunrise. All right, so sunrise itself is a positive word. So what does that it means? So sunrise industry means है rapidly growing new industry, नए तरीके से नए उद्योग बनाए जा रहे हैं या फिर बन रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, जो मॉनेटरी पॉलिसी है मतलब कि मनी पैसा जो कंट्रोल करता है, ये जो पॉलिसी है इंडिया इन इंडिया इसे कंट्रोल कौन करता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, जो टोटली मॉनेटरी रिलेटेड है। जितने भी पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ देना है कहाँ जा रहा है सब कौन देख रेख करता है? आरबीआई करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ये क्वेश्चन तो बड़े बेसिक है। नो, इट इज नॉट बेसिक। अगर आपको इनके बारे में फैक्ट नहीं पता, यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। अब कहीं का क्वेश्चन ये कोई पूछेगा कि भाई इसमें स्टेटमेंट वाइज तो क्वेश्चन है ही नहीं, मेरे भाई इसी को अगर मैं स्टेटमेंट वाइज में कन्वर्ट कर दूं तो आपको इतना कंफ्यूजन होगा कि आप आरबीआई के जगह में सेबी भी लिख दे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लाया, ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, 2017 और 18 और 19 के ऊपर बनाया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आते थे मैंने वैसे ही दिया, लेकिन उससे थोड़ा सा मॉडरेट मैंने बनाया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ताकि आसान हो जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं। देखिए सीडीपी या फिर सोशल साइंस हो या फिर मतलब कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज आपने प्रेफर किया, उसमें आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको बस एक बेसिक रखना है और उसके साथ आपको तैयारी करना है, और जब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाए यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। ऑलराइट, सो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कभी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भाई एकदम से इजी आ जाएगा या फिर एकदम से ज्यादा कठिन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, या फिर उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, या फिर यही पैटर्न फॉलो करेगा जो प्रीवियस ईयर में क्या है। अब हर एग्जाम जो है वो यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको आपको मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करना है। तो होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, गो अहेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द thumbs up। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। आप लोग को अगर सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो के साथ। होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन अनदर वीडियो।